अच्छा जी। सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि एग्जामिनर ने खुद इसको 20 मिनट सजेस्ट किया, और आइडियल भी कि आप इसको 20 मिनट्स में वाइंड अप करें। इफ यू आर लाइक टेकिंग मोर टाइम, तो ऐसे आपका जो ना कॉम्प्रोमाइज है। ठीक है। दूसरी जो टास्क वन की आपकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इसमें 150 वर्ड्स आपने लिखने लिखने होते हैं। ठीक है। अगेन अब हम क्योंकि टाइप करते हैं तो मेरा ख्याल है वर्ड काउंटर वाला जो है काम है ना बहुत आसान हो गया। यू आर टाइपिंग इट एंड यू आर गेटिंग द काउंटर हाउ मेनी वर्ड्स यू आर राइटिंग। एवरी सिंगल वर्ड, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं या कोई भी आप वर्ड का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जिस तरह से वर्ड्स का काउंट करते हैं, आइल्स के पेपर में भी एग्जैक्टली वैसे ही काउंट होता है। जैसे जो आ का वर्ड है वो भी काउंट होता है, TO2 का वर्ड भी काउंट होता है, THED का वर्ड भी काउंट होता है, AND एंड भी काउंट होता है, एंड सो ऑन। एवरी वर्ड इज काउंटेड। सो मिनिमम आपने 150 वर्ड्स लिखने हैं, अदरवाइज इस पे पेनलाइज हैं आप। एंड यू हैव टू मेक श्योर, अच्छी बात है कि इसको 20 मिनट्स में कवर करें। ओके, द क्वेश्चन प्रेजेंटेड हियर इज सिंपली अ मैप। ठीक है, इसको मैप भी कहते हैं, डायग्राम भी कहते हैं, पिक्चर भी कह देते हैं इसको। और आइट्स में जब मैप आता है तो मैप को प्रेजेंट करने का ये वन ऑफ द मेथड है उनका। इसको वो कई बार पास्ट और प्रेजेंट कर देते हैं, जैसे 86 और प्रेजेंट की बात आ रही है। प्रेजेंट की अगर बात करें तो वी आर एट द मोमेंट इन 2025, इसका मतलब है कि फिर हम इस पे 2025 को ही लेंगे। आपने पेपर में डेट नहीं लिखनी है 2025, क्योंकि यहाँ पे लिखी नहीं हुई है। मगर आप प्रेजेंट नाउ का वर्ड ही यूज करेंगे, टुडे की बात आप कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स हाउ यू गोना राइट इट। और कभी कभी इसके अंदर प्रेजेंट होता है प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कई बार उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट कर देना है, और जो एक डायग्राम है वो फ्यूचरिस्टिक प्लान्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। सिंपली आपने कभी भी मैगजीन में या न्यूज़पेपर में गेम खेली होगी, फाइंड द डिफरेंस वाली गेम खेली कभी? मेरा ख्याल है आपकी किसी एप्स के अंदर भी गेम्स अवेलेबल है। ये सिंपली वही वाली गेम है। आपने दोनों डायग्राम्स में डिफरेंस को डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है। लिखते हुए जो चीजें कॉमन है उनको अलहदा से निशान लगा लें, और जो चीजें डिफरेंट है उनको अलहदा से निशान लगा लें। क्योंकि दोनों बातें ही हाईलाइट करनी होती है। मींस कि इतने सालों में क्या चीज सेम की सेम है, चेंज नहीं हुई है, वो हाईलाइट करना है। और इतने सालों में क्या क्या बदल गया। अब जो सेम है वो तो सिंपल कंपैरिजन में चला जाएगा कि जी ये एज इट इज है। ठीक है, या ये उसी लोकेशन पे अवेलेबल है। ये एक स्टेटमेंट के अंदर कवर हो जाता है। मगर जो जो चेंज आए हैं इसको आपने एक्चुअली इलेबोरेट करना होता है। दैट इज वेयर द गेम इज। अब चेंज किस तरह का है, इसके अंदर आप डेफिनेटली उसकी लोकेशन की बात कर सकते हैं। किसी जगह पर अगर कोई चीज पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो एग्जिस्टेंस में आ गई है। आप उसकी शेप की बात कर सकते हैं, इसके अंदर अगेन शेप्स की पर बहुत ज्यादा बात होती है। ठीक है। और डेफिनेटली अगर उसने इसके कोई लेबल्स लगाए हुए हैं, ठीक है, मैं इसको LB कर देता हूँ लेबल्स के लिए, और मैं इसको LC कर देता हूँ लोकेशन के लिए। तो फिर आपने उन लेबल्स को भी यूज करना है अगर उसको उन्होंने कोई नाम दे दिया है। ठीक हो गया जी। दिस इज व्हाट यू नीड टू से। अब ये जो मैंने तीनों बातें लिखी हैं कि लोकेशन यहाँ पे आ गई है, और इसके अंदर चेंजेस ही आए हैं, या इसको लेबल उन्होंने दे दिया, इसमें कहीं पे आपकी ओपिनियन शामिल है? या इसकी शेप कैसी नजर आ रही है, इसमें आपकी ओपिनियन शामिल है कि इसको ऐसे ही क्यों बनाया? याद रखना है, टास्क वन में यू आर नॉट सपोज टू गिव योर ओन ओपिनियन। कभी भी आपने रीजनिंग नहीं देनी है कि जी इस लोकेशन में क्यों रखा, मे बी अच्छी लोकेशन थी, नहीं हमें नहीं पता क्यों रखा, हमारे पास गिवन नहीं है। ऐसी ही शेप क्यों बनाई है, हमें नहीं पता। इसका यही नाम क्यों रखा है, हमें नहीं पता। हमने बस उसको डिस्क्राइब करना है। दिस इज सिंपली अ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, फुल स्टॉप। गुड। ठीक है, मुझे जरा जल्दी से हाईलाइट करवा दें पेपर के अंदर। ये डायग्राम हमारे सामने है, कौन कौन सी चीज कॉमन है, मींस के सेम है, जो चेंज नहीं हुई है। एक एक करके करते हैं। रिवर अपनी जगह पे है, और रिवर की जो शेप है वो एज इट इज ही है। रिवर को उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है। मींस के रिवर के अंदर भी किसी किस्म की कोई उन्होंने कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं की है। गुड। रिवर सेम है, और क्या सेम है? द पोस्ट ऑफिस, उसकी जो लोकेशन है, उसका जो साइज है, इज एग्जैक्टली द सेम। परफेक्ट हो गया। और क्या सेम है? जी सर। ऊंचा बोले, आवाज नहीं आ रही सर। ट्री हाउसेस। यार ये तो की है। की का मतलब है कि ये जो डब्बे शब्बे बने हुए हैं ये घर हैं। कितने मासूम हैं। पहले मासूमियत मासूमियत के ऊपर जरा हम अच्छा सा हंसने हैं। कितने मासूम हैं आप लोग।
2025 में भी ऐसे मासूम लोग अवेलेबल है तो क्या बात है। ये जो की है माय डियर फ्रेंड्स, ये जो छोटे छोटे आपको डब्बे नजर आ रही है उसकी की है, ये घर है, ठीक है। ये सेम नहीं है। अच्छा इसको छोड़ के और बताएं। ब्रिज इज एग्जैक्टली द सेम, परफेक्ट। देखिए कोई चेंज नहीं, ना उसकी लोकेशन में ना उसकी शेप में, और क्या सेम है। प्राइमरी स्कूल चेंज हो गया, वो सेम नहीं होगा। इसका मतलब है कि हम उसको सेम में नहीं डालेंगे, फिर उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ गया, वी गोना पुट इट एज चेंज। और क्या जी, और सेम क्या है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस है, रिवर स्ट्रोक है, ब्रिज है, यही सेम है, सब ये बता रहे हैं, ठीक है। ये इसके सिमिलैरिटीज, ठीक है। और इसकी जो एक मेन रोड है वो सेम, उसका उन्होंने नाम नहीं दिया हुआ, बट दैट रोड इज एग्जैक्टली द सेम, उसके अंदर कर्व भी वैसे ही है। ये जो पतली सी एक रोड जा रही है, हाँ इसके इर्द गिर्द काफी चेंजेस हो गए, मगर ये रोड वैसी की वैसी है, ठीक है। इसके आगे ब्रांचेस हुई हैं, तो कह लें कि इसमें काफी ज्यादा चेंज आई हैं मैप्स के अंदर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें चेंज क्या क्या है, इसको हम रेड मार्क कर लेते हैं। ओके जी, चेंज क्या क्या है, ठीक है। ये जो फार्मलैंड है ये चेंज हो गया, यहाँ पे हाउसेज आ गए हैं आपके, परफेक्ट। और इधर गार्डन्स थे आपके, ये उन्होंने चेंज करके इसको पूरे को उन्होंने रिटायरमेंट होम बना दिया, इसके अंदर काफी चेंज किया उन्होंने, गुड। और जी, फार्मलैंड तो हाँ उन्होंने जी, चेंज कर स्कूल दिया, की बिल्डिंग बड़ी हुई है। स्कूल चेंज किया, और क्या किया मिस्ट्री दोबारा बताएगा, ऑनलाइन मैसेज उन्होंने बोला। सर शॉप्स खत्म करके उस साइड पर भी हाउसेस कर दिए हैं और प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग बड़ी हुई परफेक्ट है। हो गया, शॉप्स तो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, ठीक है। सॉरी, पुराने वाले में थी शॉप्स हमारे पास, मगर नए वाले में तो शॉप्स है ही नहीं है। वी हैव नो शॉप्स एट ऑल, इसका मतलब कि शॉप्स एलिमिनेट हो गई हैं, और उसकी जगह उन्होंने हाउसेज ही कर दी हैं। और उन्होंने और ये जो, पहले पुराने वाले में फार्मलैंड थे और नए वाले में एक भी फार्मलैंड नहीं है। एग्जैक्टली फार्मलैंड सारा एलिमिनेट हो गया आपका, ठीक है। ये वाला जो आपका फार्मलैंड था ये भी बेसिकली हाउसिंग सोसाइटी में कन्वर्ट हो गया, और हाउसिंग सोसाइटी को बनाने के लिए फिर उन्होंने इसको डिफरेंट लेन्स के साथ कनेक्ट कर दिया है, इसको ब्रांच ऑफ कर दिया, मेन रोड को ब्रांचेस बनी हुई हैं। सो इट मीन्स वी हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ चेंज, ठीक है। अब इसको लिखने के दो तरीके हैं, आप कॉमन चीजों को उठा के एक पैराग्राफ में डाल दें, जिसके अंदर कंपैरिजन आ जाएगा कि पास्ट 86 में और नाउ ये चीजें वहीं की वहीं एग्जिस्ट करती हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आया, लोकेशंस भी सेम है और इनका जो फंक्शन है वो भी सेम है। हाँ एक और पैराग्राफ बना लें, उसके अंदर आप इसको सिंपली एक्सप्लेन कर दें कि क्या क्या चीज उन्होंने चेंज कर दी, गुड। या आप इस तरह कर सकते हैं, आप आइटम वाइज ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप में भी हाउसेज का एक पैराग्राफ बना दें कि कहाँ कहाँ हाउसेज आगे फार्मलैंड खत्म हो गया। उसके बाद आप जो दूसरी चीजें जैसे प्राइमरी स्कूल और रिटायरमेंट होम है, ये हाउसेज नहीं है, इनका फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, आप इनका एक अलग से बना दें, और एक पैराग्राफ बेशक बना दें जो सिमिलर चीजों का। तो इसको प्रेजेंट करने का कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, आप जैसे मर्जी प्रेजेंट कर दें। बात है कि जो भी आपने प्रेजेंट करना है, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट आपसे सिंपली ये है कि वो कहते हैं यार इसको समराइज कर दो प्लीज, इसके सारी बातें नहीं, मेन मेन बातें लिख दो। मेन मेन कौन सी, वो हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर ली है, कॉमन वाली और जो चेंज हुआ है, ये मेन चीजें हैं इसके अंदर। और जब भी इसको लिखना है आपने उसको कंपैरिजन में लिखना है, आप किसका किसके साथ कंपेयर करें इस पे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज टोटली अप टू यू। हाँ जी, यहां तक मेरे साथ हैं। अब आगे सिर्फ और सिर्फ इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर आपने इसको कर दिया वी आर गुड टू। नो, whenever you are writing you need to write minimum 4 paragraphs, ज्यादा भी बना सकते हैं जैसे भी हमने बात की है, बट 4 तो लास्ट में बनाने हैं। इंट्रो, इसका फॉर्मूला साथ साथ लिख रहा हूं, सिंपली आपने कैप्शन को पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेज द कैप्शन, कैप्शन कौन सा है, जो क्वेश्चन के ऊपर इसने दिया हुआ है, क्या है जरा पढ़ेंगे, क्या लिखा है कैप्शन। आपके क्वेश्चन में क्या है जी, द टू मैप्स बिलो शो द चेंजेस इन द टाउन ऑफ डेनहैम फ्रॉम 86 टू द प्रेजेंट डे, ठीक है। इसी लाइन को उठा के आपने इंट्रो में दोबारा लिखना होता है, सिर्फ वर्डिंग चेंज करनी है। हमने लिखा है जी द टू मैप्स डिपिक्ट, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने वर्ड लिखा था शो, हमने इसको डिपिक्ट कर दिया, मैप को मैप ही कहेंगे, टू को टू ही कहेंगे हम। और उसने लिखा था शो द चेंजेस, क्योंकि चेंजेस काफी ज्यादा है, हमने उसको हाईलाइट कर दिया, द सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशंस,
इसका मतलब चेंजेस दैट हैव अकर्ड। एक ये सेंटेंस ऐड कर दिया, हालांकि बस वही बता रहे हैं। टाउन का नाम सेम आएगा और ईयर भी सेम आ जाएगा, 86 एंड द प्रेजेंट डे। तो बाकी देखें, कुछ कुछ वर्ड सेम है, कुछ कुछ हमने उसमें ऐड अप कर दिया, सिंपली हमने उसके कैप्शन को पैराफ्रेज कर दिया। द सेकेंड पैराग्राफ विच वी राइट इज ऑलवेज नोन एज ओवरव्यू। इसका नाम ओवरव्यू है पैराग्राफ। ओवरव्यू का बेसिकली मतलब होता है आपने जनरल ट्रेंड निकालना होता है, ये इसका एक्चुअली फॉर्मूला है। आपने एक से दो लाइन के अंदर, एक कम से कम डिटेल्स के अंदर बताना है कि ओवरऑल हो क्या रहा है। तो आपने अभी खुद हाईलाइट किया था कि फार्मलैंड खत्म हो गया, ठीक है, जो कैटल्स थी वो भी नजर नहीं आ रही हैं, जो खाली जगह थी वो भी खत्म हो गई है, ग्रेजिंग खत्म हो गई है, और उन सब की जगह उन्होंने घरों ने ले ली है। इसमें क्या लिखा हुआ है? द टाउन हैज मोस्ट नोटेबली शोन एन इंक्रीज इन हाउसिंग डेवलपमेंट। ये लिखा हुआ है जी, डायग्राम में नजर भी यही आ रहा है। इसका मतलब कि आपने ट्रेंड को हाईलाइट किया, एंड अ मूव अवे फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग, ठीक है। तो एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग को एक जनरल वर्ड दे दिया फार्मलैंड से रिलेटेड, ठीक है, इवन तो यहाँ पे हमें एग्रीकल्चर को खास नजर नहीं आ रहा। आप चाहें तो एग्रीकल्चर का वर्ड बेशक इसमें से निकाल दें, तो ऐसे भी कर सकते हैं, अवे फ्रॉम द फार्मिंग, ठीक है। अगर आप इसको और कहते हैं कि यार ये एग्रीकल्चर क्यों लिखा है हमने, मेकिंग सेंस। एक लाइन के अंदर दोनों डायग्राम्स का जनरल एनालिसिस लिखा हुआ है कि पहले क्या था और अब क्या है। अगर आप ये अचीव कर जाते हैं, इसको हम ओवरव्यू बोलते हैं। इस पैराग्राफ में डिटेल्स नहीं डालनी होती, आपने जनरली बताना है कि व्हाट इज हैपनिंग, डिटेल्स को अवॉइड करना। उसके बाद आते हैं आपके दो फर्दर पैराग्राफ, जिसको हम मेन पैराग्राफ्स बोलते हैं। मेन पैराग्राफ का मतलब इसमें आपकी डिस्क्रिप्शन जा रही होती है। इसका नाम मैंने मेन रखा हुआ है, मेन पैरा कर देते हैं और इसको वन कर देते हैं। बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या है? डिस्क्रिप्शन। हाँ, डिस्क्रिप्शन विद कंपैरिजन। Now that is what is the examiner is asking you. COMPARI। और सेम फॉर्मूला आपके दूसरे मेन पैराग्राफ का, ठीक है। अगर मैं इस पैराग्राफ को जल्दी से रीड कर दूं, हम देखते हैं इसमें किस तरह से प्रेजेंट हुआ होगा। वन चेंज दैट स्टैंड्स आउट इज अ सिग्निफिकेंट रीडेवलपमेंट ओवर द होल पीरियड ऑफ व्हाट वाज वंस फार्मलैंड। तो ये कह रहे हैं कि उसने इसको दोबारा से एक सम अप लाइन किया है। हाउसिंग नाउ डोमिनेट्स द एरिया ईस्ट ऑफ द रिवर स्ट्रोक्स। ये जो फ्रेज यहां पे लिखे ईस्ट ऑफ द रिवर, ये वाली फ्रेज की समझ आ रही है? ये कैसे है, किस एरिया की बात कर रहा हूं? अगर मैं डायग्राम पे जाऊंगा, फेयर इनफ, रिवर का ईस्ट किधर आएगा? ये। अब अगर मैं रिवर को सेंटर पॉइंट ले रहा हूं, तो रिवर से राइट और लेफ्ट भी बन सकता है, टॉप और बॉटम भी बन सकता है। तो अगर मैं रिवर पे कंपास ड्रॉ करूं, तो कंपास ऐसे बनेगा, ये नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है। तो जितनी डेवलपमेंट है सारी रिवर के ईस्ट पे है, रिवर के वेस्ट पे हमें कुछ भी नहीं दिया होगा। इसीलिए ये सारा एरिया भी रिवर के ईस्ट पे है और ये भी रिवर के ईस्ट पे है। याद ये रखना है कि जब आपके डायग्राम से कंपास दिया हो, तो कंपास के साथ अपने डायरेक्शंस यूज करनी है। यहां से आपको फायदा क्या होगा? आपको लिसनिंग के पेपर में भी जब डायग्राम्स आती है, आपको कंपास यूज करना आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज वाई यहां पे लिखा था ईस्ट ऑफ द रिवर। भाई ठहर जो, इसको हम कंटिन्यूस कर लेते हैं। सो आई बिलीव ये जो स्टेटमेंट लिखी ईस्ट ऑफ द रिवर, वी आर गुड ऑन दिस वन, क्योंकि रिवर के ईस्ट पे हाउसिंग डोमिनेट कर रही है, ठीक है, फार्मलैंड की। वेयर एज इन 1986 देयर वर शॉप्स एंड जस्ट अ हैंडफुल ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। कंपैरिजन आ गया। ये जो इसमें वर्ड्स आपको हाईलाइट नजर आ रहे हैं ना, ये कंपेयरिंग वोकैब है। बेसिकली आपने ये वोकैब इस पेपर में से निकालना है। मैं आपको यहाँ पे टाउन का नाम चेंज करके दे दूं, नक्शा थोड़ा सा चेंज करके दे दूं, सारा कुछ चेंज करके भी दे दूं, तो वोकैबुलरी इसकी वहीं की वहीं रहेगी, वोकैबुलरी नहीं चेंज होगी, क्योंकि कंपेयर करने के लिए आपने सेम वोकैब यूज करनी है बार बार। ना दैट इज वेयर यू नीड टू क्रैम द वोकैबुलरी, जिसके अंदर वेयर एज का वर्ड है, जस्ट अ हैंडफुल है। आपको पता लगना चाहिए कि कहाँ पे लिख सकते हैं ये। ईस्ट ऑफ द वर्ड कहाँ पे यूज कर सकते हैं, डोमिनेट का वर्ड कहाँ यूज कर सकते हैं।
उसके बाद आगे बात हो रही है, नाउ नाइदर शॉप्स नॉर फार्मलैंड आर लेफ्ट, अगेन कंपैरिजन आ गया, ऑल्दो द पोस्ट ऑफिस इज स्टिल देयर। अब लिखने वाले ने क्या किया है कि लिखने वाले ने इसको कॉमन और डिफरेंस को अलग अलग नहीं किया, उसने एक साइड ले ली है, जो चीजें सेम है वो भी बताता जा रहा है और जो चीजें चेंज है वो भी बताता जा रहा है। नाउ दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग, ये आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सा लेना है। और अगली लाइन पढ़े तो द ब्रिज ओवर द रिवर स्ट्रोक्स इन द नॉर्थ ऑफ द टाउन स्टिल स्टैंड्स एज इट डिड इन 86। ठीक है, तो इसमें सिमिलर चीजें भी आ गई हैं और चेंज वाली भी आ गई हैं, वन साइड उसने कवर की है। अगर मैं वन साइड की बात करूं तो बेसिकली उसने ये वाला जो पोर्शन है ना इसको हाईलाइट किया, इस वाले पोर्शन को उसने हाईलाइट किया सारे को, यहां तक आप देखें तो ये एक्सप्लेन हुआ है इसके अंदर। इसका मतलब है कि राइटर ने अब क्या किया, राइटर ने ये जो सेंटर की लाइन है ना बीच की, इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, आधा एक पैराग्राफ में ले गया और जो ये वाला हिस्सा है अभी एक पैराग्राफ में आने वाला। ठीक है, सो दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग। आप चाहें तो इसको ऐसे डिवाइड कर देते, ये हिस्सा एक पैराग्राफ में ले जाते हैं और उसके बाद ये हिस्सा एक पैराग्राफ में ले जाते हैं। अब क्योंकि एक ही डायग्राम है और एक ही जगह पे चेंजेस आए हैं, बेहतर है कि इसको मिला के लिखें, बजाय इसके कि आप ये कहेंगे सर ऐसा ना करें कि हम 86 का एक पैराग्राफ बना दें और प्रेजेंट का एक बना दें, ये भी पॉसिबल है, मगर इसमें फिर कंपैरिजन करना इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो बेहतर है कि आप दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करते हुए लेके जाएं, तो आइदर डिवाइड इन दिस वे और आइदर डिवाइड इन दिस वे, दैट इज अ बेटर अप्रोच। हाँ जी, आर वी गुड? आखिरी पैराग्राफ में नहीं पढ़ रहा मगर क्योंकि फॉर्मूला सेम है इसके अंदर। ठीक है, अगर इसको मैं सम अप करूं, you must make 4 paragraphs when you're writing a report. Number 1 is intro, number 2 is overview, ये फिक्स पैराग्राफ है जो आपकी डिटेल्स चाहती हैं, उसके पैराग्राफ और भी बन सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे 1 से 2 पैराग्राफ और भी बना सकते हैं, मगर पूरी रिपोर्ट का इंट्रो एक होता है, ओवरव्यू एक होता है। और याद रखना है रिपोर्ट राइटिंग में देर इज नो कंक्लूजन, इसमें जो ओवरव्यू है यही होता है बस, और वो ये सेकंड पैराग्राफ होता है, इसकी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं करनी है आपने। That is significant in IELTS format when you are writing the report. हाँ जी, अगर इस पे कोई क्वेश्चन है, कोई बात नहीं समझ आई तो वो मुझे बताएं, स्पेशली द पीपल हु आर डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सिंपल डिस्क्रिप्टिव है, इसमें सोचना नहीं है, वोकैब याद करनी है और बस डिस्क्राइब कर देना। जी फ्रेंड्स, एनी क्वेश्चंस? ऑनलाइन फ्रेंड्स, आपका कोई सवाल? इफ नो क्वेश्चन, आई एम गोना वाइंड इट अप। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आपने पढ़ना कैसे, जो हमने शुरू में बात की थी कि हाउ वी नीड टू डिवाइड द टाइम। आई एम गोना क्लोज दिस वन।